फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम कॉमर्स के मीनिंग, नेचर, स्कोप और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। कॉमर्स बिजनेस की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो प्रोड्यूसर्स से लेकर कंज्यूमर्स तक गुड्स और सर्विस के एक्सचेंज के साथ डील करती है। इसमें कई एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जो ट्रेड को फैसिलिटेट करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। और प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर्स तक कॉमर्स एक लिंक की तरह काम करता है। आइए इसके मीनिंग को जानते हैं। कॉमर्स टर्म लैटिन लैंग्वेज के टर्म कॉमर्शियम से लिया गया है, जिसका मतलब है ट्रेड और डीलिंग टुगेदर। कॉमर्स की डेफिनेशन को जानते हैं। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोस एक्टिविटीज दैट आर कंसर्न्ड विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। इसमें वे सभी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जो गुड्स और सर्विस के ट्रांसफर से कंसर्न्ड है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। It does not include production but begins after production ends. ये इसमें प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं होता, लेकिन प्रोडक्शन के बाद जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो कॉमर्स में इंक्लूड होती हैं। आइए इसके नेचर के बारे में जानते हैं। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि ये प्रॉफिट से कंसर्न्ड है। इट्स मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इसका मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना और जो मानव आवश्यकताएं हैं उनको सेटिस्फाई करना। नेक्स्ट है ये सोशल एक्टिविटी है क्योंकि इसमें लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है थ्रू बाइंग एंड सेलिंग। क्रय विक्रय के माध्यम से लोगों के बीच में संपर्क स्थापित होता है। नेक्स्ट है यूटिलिटी क्रिएशन, इससे उपयोगिता का निर्माण होता है। इट एड्स यूटिलिटी बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट द राइट प्लेस एंड टाइम। ये सही समय पर सही जगह पर गुड्स को अवेलेबल कराता है। नेक्स्ट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एज कंजम्पशंस लीड टू फर्दर डिमांड एंड प्रोडक्शन। जिस तरह से हम वस्तुओं का, सर्विसेज का, सेवाओं का उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे मांग बढ़ती जाती है और उसके हिसाब से प्रोडक्शन होता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आइए इसकी ब्रांचेस को जानते हैं। इसकी दो मेन ब्रांच है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड है जो देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है, और एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स देश की सीमा से बाहर किया जाता है। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही इंक्लूड होते हैं। और इसमें ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड जो है वो सेकंड ब्रांच है, नेक्स्ट ब्रांच है। इसमें वे सभी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जो ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, ट्रेड में सहायक होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। आइए इसके स्कोप को हम जानते हैं। इसका स्कोप बहुत ही ब्रॉड है। इसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स, प्रमोशन और ई कॉमर्स ये सभी इंक्लूड होते हैं। ट्रेड ये डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड ट्रेड कहलाता है। ट्रांसपोर्ट मींस गुड्स का प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का मूवमेंट। बैंकिंग एंड फाइनेंस ताकि पेमेंट्स ऑफ क्रेडिट सुगम हो जाए या फैसिलिटेट हो जाए इससे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस ताकि बिजनेस रिस्क से प्रोटेक्ट किया जा सके, व्यापारिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना। वेयर हाउसिंग गुड्स को इस तरह से स्टोर करना ताकि फ्यूचर में यूज किया जा सके। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स, प्रमोशन ताकि डिमांड और अवेयरनेस को क्रिएट किया जा सके। ई कॉमर्स मीन्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ट्रेड करना। आइए इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ये ट्रेड से भी ज्यादा व्यापक है। कॉमर्स इज ब्रॉडर देन ट्रेड क्योंकि इसमें सपोर्टिव एक्टिविटीज को भी इंक्लूड किया जाता है, और ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक के गैप को ब्रिज करता है। और ये इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है क्योंकि ये कई डिसिप्लिन से रिलेटेड है, जैसे इकोनॉमिक्स, लॉ, आईटी एक्सेट्रा। और ये बिजनेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। आइए इसके फंक्शंस को जानते हैं। इसका पहला काम है एक्सचेंज को सुगम बनाना, जो भी आदान प्रदान है उसको फैसिलिटेट करना ताकि कंज्यूमर्स तक गुड्स अवेलेबल हो जाएं, और जो भी बाधाएं आती हैं, जो बैरियर्स आते हैं उनको कम करना, जैसे टाइम, प्लेस, रिस्क, ऑब्स्टेकल्स, इनको
समाप्त करना। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना इन फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, रिटेल एंड मेनी मोर। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन को सपोर्ट करना बाय क्रिएटिंग मार्केट फॉर गुड्स, बाजार के लिए सामान बनाकर प्रोडक्शन को सपोर्ट करना। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी वजह से गुड्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट एंश्योर्स प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सही समय पर और सही जगह पर ये गुड्स को अवेलेबल करता है और डिमांड सप्लाई को बैलेंस करता है। इट मेंटेन्स डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस। ये स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर को प्रमोट करता है। इसमें सही व्यक्ति को सही काम दिया जाता है और उसकी एबिलिटीज के हिसाब से काम दिया जाता है, इसलिए इसमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रमोट होता है। ये इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करता है। इसी की वजह से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो होता है और इससे हमारा जो जीवन स्तर है वो सुधरता है। आइए इमर्जिंग ट्रेंड्स जानते हैं कि कॉमर्स में उभरते रुझान क्या हैं। जो इमर्ज हो रहे हैं वो है ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स, मीन्स मोबाइल कॉमर्स, जिसमें ऑनलाइन हम खरीद या बेच सकते हैं, डिजिटल पेमेंट्स एंड यूपीआई सिस्टम। ग्रीन कॉमर्स मीन्स इको फ्रेंडली ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज्ड इंटरनेशनल ट्रेड। Friends, let's know about the place of commerce in secondary school curriculum and its critical appraisal. कॉमर्स में कई सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जैसे बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और इनका मेन एम्फेसिस कई फील्ड्स के एप्लीकेशन पर होता है, कई फील्ड्स के नॉलेज के एप्लीकेशन पर होता है, जैसे ट्रेड, इंडस्ट्री, बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंस, और जिनको वो रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। और स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है ये समझने में कि बिजनेस वर्ल्ड का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग कैसी है। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं कि स्कूल में इसको क्यों पढ़ाया जाता, ताकि स्टूडेंट्स में बिजनेस एनवायरनमेंट और ट्रेड प्रैक्टिसेस की समझ डेवलप हो सके, उनमें एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो सके। इनको हिंदी में हम विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान कौशल कहते हैं। उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी और इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो सके, उनको अवेयर करना, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसको हम हिंदी में वित्तीय साक्षरता कहते हैं, और इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम आर्थिक जिम्मेदारी कहते हैं। और स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन और वोकेशनल करियर्स के लिए तैयार करना कॉमर्स में। आइए इसके प्लेस को जानते हैं कि ये स्कूल एजुकेशन में क्यों इम्पोर्टेंट है। ये करियर ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड करता है और स्टूडेंट्स में एसेंशियल लाइफ स्किल्स को डेवलप करता है, जैसे बजटिंग, इन्वेस्टमेंट और टैक्सेशन, और उन्हें एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग के लिए एनकरेज करता है, मींस उनमें उद्यमशील सोच का विकास करता है कि वे अपने यूनिक बिजनेस को की फाउंडेशन वो डाल सके और सुपर प्रॉफिट अर्न कर सके। और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इकोनॉमिक और बिजनेस लिटरेसी को एनहेंस करता है। वैश्वीकृत दुनिया में आर्थिक और व्यावसायिक साक्षरता बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो वो ये डेवलप करता है और स्टूडेंट्स में डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स को स्ट्रेंथन करता है, ताकि वो सही समय पर सही निर्णय ले सके और आलोचनात्मक चिंतन को विकसित कर सके। आइए जानते हैं कि इसका दूसरे सब्जेक्ट से या डिसिप्लिन से क्या रिलेशन है। ये सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का, मींस इसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ाया जा सकता, ये कई विषयों से संबंधित होता है, जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, आईटी और सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स के द्वारा हमें मार्केट और गवर्नमेंट पॉलिसीज की समझ होती है। मैथमेटिक्स का यूज हम अकाउंटिंग और डेटा एनालिसिस में करते हैं। आईटी का यूज हम ई कॉमर्स और एमआईएस, जिसको हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, उसमें करते हैं। और सोशल साइंस से हमें सोसाइटल कंटेक्स्ट में बिजनेस की समझ होती है। आइए इसको हम क्रिटिकली अप्रेज करते हैं, इसके स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को जानते हैं। ये डेली लाइफ में प्रैक्टिकल रेलेवेंस ऑफर करता है, मींस जो दैनिक जीवन में हम कॉमर्स को किस तरह से यूज करें ये हमें बताता है। स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली लिटरेट और इकोनॉमिक सिस्टम से अवेयर करता है, उनको उनके अंदर वित्तीय रूप से साक्षरता का विकास करता है और उनको आर्थिक प्रणालियों के बारे में समझाता है।
और ये NEP 2020 के फोकस से भी अलाइंड है, जो है स्किल बेस्ड एंड वोकेशनल एजुकेशन। NEP 2020 ये रेकमेंड करता है कि बच्चों में, स्टूडेंट्स में स्किल बेस्ड और वोकेशनल एजुकेशन को डेवलप करना है, तो कॉमर्स ये काम करता है। एंड उन स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को बढ़ाता है जो फाइनेंस, बैंकिंग, मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं। आइए इसके लिमिटेशंस को जानते हैं। इसको हमेशा एक ऑल्टरनेटिव की तरह समझा जाता है, ऑल्टरनेटिव टू साइंस। इसको एक एसेंशियल स्ट्रीम नहीं समझा जाता। कुछ स्कूल्स में ट्रेन्ड कॉमर्स टीचर्स की कमी है और स्कूल्स में रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस का लिमिटेड एक्सपोजर दिया जाता है, जैसे इंडस्ट्री, बैंक विजिट्स एक्सेट्रा। और ये कई बार टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होता है, मींस इसमें सिर्फ टेक्स्ट बुक लर्निंग पर फोकस किया जाता है और इसमें केस स्टडीज और सिम्युलेशंस को यूज नहीं किया जाता। कॉमर्स इज इंट्रोड्यूस टू लेट, मींस इसको बहुत बाद में इंट्रोड्यूस किया जाता है, मींस मोस्टली आफ्टर क्लास 10th। कुछ सजेशंस हैं इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, वो है कि इसको मिडिल स्कूल में ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, फील्ड विजिट्स और गेस्ट लेक्चर्स को इंक्लूड करना चाहिए। करिकुलम को अपडेट करना चाहिए ताकि हम रीसेंट ट्रेंड्स को इंक्लूड कर सके, जैसे ई-कॉमर्स, स्टार्टअप्स एंड फिनटेक। और हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए सिम्युलेशंस और इंटरैक्टिव लर्निंग के लिए। टीचर ट्रेनिंग को प्रमोट करना चाहिए फॉर मॉडर्न पेडागोजी एंड कॉमर्स ट्रेंड्स। So we can say it has a vital place in secondary curriculum. इसका एक इम्पॉर्टेंट स्थान है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को मॉडर्न इकोनॉमिक वर्ल्ड के लिए तैयार करता है। क्रिटिकल अप्रेजल से हमने जाना कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है और किन एरियाज पर ध्यान देने की जरूरत है। करिकुलम रिफॉर्म्स से हम इसको ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। हम एक्टिव पेडागोजीज, इंडस्ट्री लिंकेज से इसको ज्यादा प्रभावशील बना सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ कॉमर्स विद अदर सोशल साइंसेस। कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये ज्ञान की एक शाखा है जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस एक्टिविटीज और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से डील करती है और ये वेरियस सोशल साइंसेस से इंसाइट्स को ड्रॉ करती है। इंसाइट्स मींस डीप नॉलेज को ये ड्रॉ करती है फ्रॉम इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, लॉ एंड ज्योग्राफी। और ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का सब्जेक्ट है। ये दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ इंटरैक्ट करता है ताकि इफेक्टिवली ये फंक्शन कर सके, अच्छे से काम कर सके। और सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, रिलेशनशिप्स, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस। ये मानव व्यवहार, संबंध, समाज और संस्थाओं का अध्ययन है। और सोशल साइंस की कई ब्रांचेस है लाइक इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, लॉ, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। इन सभी के साथ कॉमर्स भी रिलेटेड है। तो आइए इनके रिलेशनशिप को समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप को। कॉमर्स थियोरेटिकल फाउंडेशन इकोनॉमिक्स से लेता है, मींस इकोनॉमिक्स थियोरेटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है कॉमर्स को, सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है। और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को कॉमर्स में अप्लाई किया जाता है ताकि हम रियल वर्ल्ड बिजनेस डिसीजंस ले सकें। बिजनेस डिसीजन को लेने के लिए हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। और कई टॉपिक्स कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में कॉमन है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट स्ट्रक्चर्स, नेशनल इनकम्स एक्सेट्रा। और these all are central to both fields. Now let's know the relationship between commerce and sociology. सोशियोलॉजी हमारी मदद करती है सोशल एनवायरनमेंट को समझने में जिसमें कॉमर्स ऑपरेट करता है। कॉमर्स सोशल एनवायरनमेंट में फंक्शन करता है और बिजनेस प्रैक्टिसेस कई चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, जैसे सोशल नॉर्म्स, कल्चर, क्लास और कम्युनिटी बिहेवियर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बनाने से पहले हम कंज्यूमर बिहेवियर को कंसिडर करते हैं, उपभोक्ता व्यवहार को हम ध्यान में रखते हैं और ये कंज्यूमर बिहेवियर सोसाइटी शेप करती है। आइए हम कॉमर्स और साइकोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप को समझते हैं। साइकोलॉजी कंज्यूमर बिहेवियर, मोटिवेशन और डिसीजन मेकिंग को समझने में हेल्प करता है और ये एडवर्टाइजिंग,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में यूज की जाती है साइकोलॉजी, और ये प्रोडक्ट को डिजाइन करने में, सर्विसेज को डिजाइन करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ह्यूमन नीड्स ऑफ परसेप्शन पर बेस्ड होता है। हम मानवीय आवश्यकताओं को और धारणाओं को ध्यान में रखते हैं जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिजाइन करते हैं। लेट्स नो द रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट सिस्टम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पब्लिक पॉलिसीज की स्टडी है। इन सभी को पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है, और ये सभी बिजनेस रेगुलेशंस, ट्रेड पॉलिसीज, टैक्सेशन और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित करते हैं। ये सभी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हेल्प्स बिजनेस टू ऑपरेट विद इन लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क, क्योंकि बिजनेस को लीगल और एथिकल फ्रेमवर्क में ही ऑपरेट होना चाहिए। नाउ लेट्स नो द रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स एंड लॉ। कॉमर्स बिजनेस लॉ और रेगुलेशंस के फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। कॉमर्स ऑपरेट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस लॉज एंड रेगुलेशंस, और एंड लॉ एंश्योर्स फेयर ट्रेड, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और कानून ये सुनिश्चित करता है कि इन सभी का पालन बिजनेस करते हैं कि नहीं। की एरियाज है लाइक लॉ के की एरियाज है लाइक कंपनी लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लेबर लॉज, कॉन्ट्रैक्ट लॉज एक्सेट्रा। नाउ लेट्स नो द रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अफेक्ट्स द बिजनेस इन मेनी वेज, या कॉमर्स को कई तरह से ज्योग्राफी प्रभावित करती है, जैसे कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड रूट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कॉमर्स रिलेटेड डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स एंड स्टोरेज, कि कहाँ स्टोर करना चाहिए और किस मीन्स से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडीज रिसोर्स अवेलेबिलिटीज एंड रीजनल बिजनेस पोटेंशियल। आर्थिक भूगोल संसाधनों की उपलब्धता और क्षेत्रीय व्यावसायिक संभावनाओं का अध्ययन है। ये रिसोर्स कहाँ अवेलेबल होंगे और किस रीजन में बिजनेस पोटेंशियल है, ये स्टडी करने में इकोनॉमिक ज्योग्राफी हेल्प करती है। आइए कॉमर्स और हिस्ट्री के बीच में रिलेशनशिप को समझते हैं। हिस्ट्री हमें डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ग्लोबल कॉमर्स ट्रेंड्स। इन सभी की जानकारी हमें हिस्ट्री से होती है, और ये हमें ये समझने में हेल्प करती है कि जो पास्ट इवेंट्स हैं उन्होंने किस तरह से करंट बिजनेस प्रैक्टिसेस और इकोनॉमिक सिस्टम को शेप किया है। ये समझने में मदद करती है कि अतीत की घटनाएं वर्तमान व्यापारिक प्रथाओं और आर्थिक प्रणालियों को कैसे प्रभावित करती हैं। सो वी हैव अंडरस्टूड दैट कि कॉमर्स एक आइसोलेटेड डिसिप्लिन नहीं है, ये वेरियस सोशल साइंस के साथ इंटीग्रेट है या इंटीग्रेटेड है, ताकि हम समझ सकें कंज्यूमर्स को, बिजनेस डिसीजंस को, लीगल और एथिकल एनवायरनमेंट को, और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस के साथ या उनके अनुसार हम बिजनेस को चेंज कर सकें और इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को डिजाइन कर सकें। थैंक यू सो मच। लेट्स नो अबाउट स्किल्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स। टीचिंग एक स्किल्ड एक्टिविटी है जिसे प्रैक्टिस से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। माइक्रो टीचिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने में हमारी हेल्प करती है। आइए जानते हैं कॉमर्स टीचिंग में कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, लाइक इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनेशन, स्टिमुलस वेरिएशन एंड ब्लैक बोर्ड राइटिंग। सबसे पहले हम स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन को डिस्कस करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट और रेडीनेस को क्रिएट करना, विद्यार्थियों में रुचि और तैयारी विकसित करना। इसके मेन कंपोनेंट्स है ग्रीटिंग द क्लास का अभिवादन करना, और स्टूडेंट्स जब हमें ग्रीट करते हैं तो उस ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करना, स्टूडेंट से रैपर्ड बिल्ड करना, मीन्स बातचीत करना, जिससे माहौल हेल्दी, एनवायरनमेंट हेल्दी बन सके। और फिर प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए न्यू नॉलेज मीन्स न्यू टॉपिक को लिंक करना, उस टॉपिक को क्लियरली क्लास के सामने कहना और ब्लैक बोर्ड पर लिखना।
सो मेन 3 कंपोनेंट है, ग्रीटिंग द क्लास, लिंकिंग द लेसन विथ प्रीवियस नॉलेज एंड स्टेटिंग द टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली। इसका एग्जाम्पल है लाइक हमें बैंकिंग टॉपिक पढ़ाना है तो हम डिजिटल पेमेंट्स का डिस्कस करते हुए बैंकिंग टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछने का कौशल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रायर नॉलेज को टेस्ट करना, उनकी थिंकिंग को प्रमोट करना और एंगेजमेंट बनाए रखना, इस कक्षा में उनकी भागीदारी को बनाए रखना। इसकी कई टेक्निक्स हैं, जैसे हम प्रॉबिंग और प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रॉबिंग मीन्स खोजपूर्ण प्रश्न जिससे हम उनकी ज्ञान की गहराई को जांच सकते हैं। प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन पूछकर हम उनको हिंट देकर सही उत्तर तक पहुंचने में उनकी मदद कर सकते हैं। हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे वो डिटेल में आंसर को एक्सप्लेन कर सके, या ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आंसर स्पेसिफिक नहीं होता, मींस वर्ड लिमिट से बाउंड नहीं होता। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग वेट टाइम, हम उनको उत्तर देने के लिए समय भी दे सकते हैं, मींस हमें देना चाहिए समय। इसका एग्जांपल है व्हाई डू बिजनेस प्रेफर करंट अकाउंट्स ओवर सेविंग अकाउंट, व्यवसाय सेविंग अकाउंट की बजाय करंट अकाउंट को क्यों पसंद करते हैं, इसमें उनको उत्तर देना होगा। नेक्स्ट है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर और अंडरस्टैंडेबल बनाना। इसके मेन प्रिंसिपल्स हैं कि सिंपल लैंग्वेज का हम यूज करें, नोन टू अननोन अप्रोच का यूज करें और एग्जाम्पल्स और एनालॉजीज का इस्तेमाल करें, उदाहरण और उपमा का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग इंश्योरेंस यूजिंग मोबाइल फोन इंश्योरेंस एग्जाम्पल, यदि हमें इंश्योरेंस के बारे में एक्सप्लेन करना है तो हम मोबाइल फोन इंश्योरेंस का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरह से हम मोबाइल फोन से बीमा कर सकते हैं, वहां से हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत ही कॉमन हो गया है। नेक्स्ट है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, इसे हिंदी में हम उद्दीपन भिन्नता का कौशल भी कहते हैं या उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स के ध्यान को केंद्रित करके रखना, स्टूडेंट्स के ध्यान को बनाए रखना और एक रस्ता से बचाना, टू सस्टेन स्टूडेंट्स अटेंशन एंड अवॉइड मोनोटनी, मींस बोरियत को दूर करना। इसके कई टाइप्स है लाइक वॉइस चेंज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन। जब हम इनका यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स का अटेंशन बढ़ता है या अटेंशन क्लास में बना रहता है। मूवमेंट इन द क्लास में चलना फिरना। यूज ऑफ विजुअल एड्स, दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग। तो पहला क्या है, आवाज, संकेत, चेहरे के हाव भाव में बदलाव, कक्षा में चलना फिरना, दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग। जैसे कि बजट को पढ़ाने के लिए हम चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको वॉइस मॉड्यूलेट करते हुए उसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट है स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिटन मटेरियल को क्लियरली और इफेक्टिवली प्रेजेंट करना। इसके कई कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि लेजिबल हैंडराइटिंग, मींस हमें ब्लैक बोर्ड पर ऐसा लिखना चाहिए कि जो पढ़ने योग्य हो, पठनीय हस्तलेखन, प्रॉपर स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट, जो लेटर्स हैं वर्ड्स हैं उनके बीच में और लाइंस के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, उचित अंतर हो और क्रमबद्धता हो। मेन पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को हमें हाईलाइट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को की पॉइंट्स समझ में आए। इसके कुछ टिप्स भी हैं लाइक फेस क्लास व्हाइल राइटिंग, पूरी तरह से ब्लैक बोर्ड को फेस करते हुए नहीं लिखना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी हमें फेस करना चाहिए व्हाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। अवॉइड ओवर क्राउडिंग, अत्यधिक लिखावट से बचे, मीन्स हमें बहुत ज्यादा ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखना चाहिए, पूरे सेंटेंस को नहीं लिखना चाहिए, बल्कि जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको लिखना चाहिए। और हम चाहें तो कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू भी इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हमें कलर्ड चॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की मेमोरी में वो वर्ड्स रजिस्टर हो जाएं जो हमने डिफरेंट कलर्ड चॉक से लिखे हैं। अब हम जानते हैं किस तरह से कॉमर्स क्लासरूम में इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमें सभी स्किल्स को इफेक्टिवली कंबाइन करना चाहिए। जरूरी नहीं है सभी स्किल्स का यूज एक ही टॉपिक में हो, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें स्किल्स को चूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
इंट्रोड्यूस एंटरप्रेन्योरशिप विथ रियल स्टोरीज, जैसे कि हम उद्यमिता के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो हमें कहानियों से शुरुआत करनी चाहिए, हमें रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछने चाहिए और स्टिमुलस वेरिएशन का यूज करना चाहिए और जो समरी पॉइंट्स हैं उनको क्लियरली ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहिए। सो माइक्रो टीचिंग स्किल्स क्लासरूम इफेक्टिवनेस को एनहांस करती है, लर्नर्स के एंगेजमेंट को सपोर्ट करती है और उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है, और इन स्किल्स को हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हमारी इन स्किल्स पे मास्टरी हो जाए। लेट्स नो अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्पोजिट लेसन प्लान्स इन कॉमर्स। कॉम्पोजिट लेसन प्लान में कई टीचिंग कंपोनेंट्स को कंबाइन किया जाता है ताकि इसे सिस्टमैटिक स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया जा सके और जिसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन हो। तो आइए जानते हैं एक्टिव लर्निंग क्या है। एक्टिव लर्निंग मीन्स ऐसी एक्टिविटीज जिससे हम स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकें, लाइक ग्रुप डिस्कशंस, रोल प्लेस, केस स्टडीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पीयर टीचिंग, और इन सभी का फोकस लर्निंग बाय डूइंग पर होता है बजाय पैसिव लिसनिंग के। आइए कॉम्पोजिट लेसन प्लान्स के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिनमें एक्टिव स्ट्रेटजीज को यूज किया जाता है। सबसे पहले हम जनरल इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, लाइक क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, पीरियड, ड्यूरेशन। उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इनको फॉर्मुलेट करते हैं और सभी डोमेन से हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, लाइक कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन को प्लान करते हैं कि जिससे हम स्टूडेंट्स को सीखने के लिए मोटिवेट कर सकें और जो न्यू टॉपिक है उसको प्रीवियस नॉलेज से लिंक कर सकें। उसके बाद हम टीचिंग स्ट्रैटेजी को चूज करते हैं और यहाँ हम एक्टिव लर्निंग का यूज करते हैं और हम लर्निंग एक्टिविटीज जैसे थिंक, पेयर, शेयर, सिमुलेशंस, गेम्स को चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक एंड द लर्नर्स नीड। लर्नर स्टाइल, देयरआफ्टर वी सिलेक्ट सम टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स को भी हम टॉपिक और लर्नर स्टाइल के बेसिस पर चुनते हैं, जैसे चार्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियोस, रियल ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। Thereafter we select assessment techniques कि हम किस तरह से स्टूडेंट्स की लर्निंग को असेस करेंगे, लाइक क्विजेस, ऑब्जर्वेशंस, प्रेजेंटेशंस एक्सेट्रा। उसके बाद हम कुछ फॉलो अप एक्टिविटी को प्लान करते हैं या होमवर्क को असाइन करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स। आइए एक सैंपल के द्वारा इसको समझते हैं और एक टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं जो है बैंकिंग सर्विसेज। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एटीएम के बारे में या ऑनलाइन बैंकिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं ताकि हम बैंकिंग सर्विसेज तक उनको लिंक करके ला सकें। और उसके बाद हम एक्टिविटी को क्लास में कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे ग्रुप रोल प्ले, जिसमें स्टूडेंट्स कस्टमर और बैंक स्टाफ के बारे में जाने। और इसके लिए हम टीचिंग एड्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे विजुअल्स ऑफ बैंक सर्विसेज, ताकि बैंक सर्विसेज के बारे में स्टूडेंट समझ सके और उनकी लर्निंग को हम पीयर फीडबैक और टीचर ऑब्जर्वेशन के थ्रू असेस कर सकते हैं। और देयर आफ्टर वी कैन गिव देम होमवर्क के पेरेंट्स से इंटरव्यू कीजिए, पेरेंट्स का इंटरव्यू लीजिए और बैंकिंग हैबिट्स के बारे में जानिए। कई एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज को हम कॉमर्स में यूज करते हैं, जैसे रोल प्ले, ताकि हम बायर, सेलर, बैंकर, कस्टमर के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको स्टूडेंट्स को समझा सके। देन केस स्टडी, जिससे वे रियल बिजनेस का एनालिसिस कर सके। ग्रुप डिस्कशन, ताकि वो जीएसटी, एथिक्स, ई कॉमर्स के बारे में समझ सके। प्रोजेक्ट वर्क, ताकि वो लोकल बिजनेस रिपोर्ट का एनालिसिस कर सके। पीयर टीचिंग, जिससे वो अपने ही क्लासमेट्स को पढ़ा सके और उनको कॉमर्स के कॉन्सेप्ट समझा सके। इसके कई बेनिफिट्स हैं, जैसे इससे लर्निंग मीनिंगफुल और पार्टिसिपेटरी बनती है, स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग और कोलैबोरेशन बढ़ता है और जो थियरी है वो रियल लाइफ से कनेक्ट होती है और इससे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी प्रमोट होती है। सो अ कॉम्पोजिट प्लान विथ एक्टिव लर्निंग शिफ्ट फोकस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग, encourage thinking, questioning, applying, and prepare students for real business challenges. Let's know about the development and utilization of teaching aids in commerce education. टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में टीचिंग एड्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वे इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करते हैं,
एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं और एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करते हैं। ये कई टाइप्स के होते हैं लाइक प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। आइए इनके ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं कि हम टीचिंग एड्स क्यों यूज करें। हमें टीचिंग एड्स इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि इनसे लर्निंग इंटरैक्टिव और प्रैक्टिकल बनती है। ये एनालिटिकल और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं और ये थियरी और रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रैक्टिसेस के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करते हैं और ये एक्सपीरियंशियल और कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करते हैं। आइए उन एड्स के बारे में जानते हैं जिन्हें हम कॉमर्स में यूज कर सकते हैं। ये प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड और परफॉर्मिंग एड्स। आइए हम प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में जानते हैं। ये ऐसे टूल्स होते हैं जिनको प्रोजेक्शन डिवाइस के थ्रू प्रोजेक्ट किया जाता है, जैसे प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड्स एक्सेट्रा, और ये लर्निंग को विजुअल, इंटरैक्टिव और एंगेजिंग बनाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने में बहुत ही यूजफुल है। आइए इनके टाइप्स को जानते हैं। पहला है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, देन मल्टीमीडिया, वीडियोस एंड एनिमेशन, स्मार्ट बोर्ड्स, डॉक्यूमेंट कैमरास, बिजनेस सिम्युलेशंस, ई कंटेंट एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। सो इनको डिटेल में जानते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का यूज हम की टर्म्स, प्रोसेस और चार्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं इन बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी। ये बहुत इजी है यूज करना। इनमें हम इजीली विजुअल्स, वीडियोस और एनिमेशंस को इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया वीडियोस। इसमें हम यूट्यूब वीडियोस, दीक्षा, स्वयं फॉर जीएसटी, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट ये यूज कर सकते हैं। ये लाइव प्रोसेस और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस को दिखाने में या एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है स्मार्ट बोर्ड्स। ये टच बेस्ड इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स होते हैं। इनका यूज लिखने के लिए, ड्राइंग के लिए और डायनामिक कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बिजनेस सिम्युलेशंस। ये वर्चुअल एक्टिविटीज होती हैं लाइक मॉक ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, गेम्स, बजटिंग एक्सेट्रा। ये स्टूडेंट्स को डिसीजन मेकिंग और रिस्क एनालिसिस को प्रैक्टिस करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है ई कंटेंट एंड डिजिटल टूल्स। ये लर्निंग एप्स हैं, ऑनलाइन क्विजेस, गूगल शीट्स और कैनवा हैं। इनका यूज हम टॉपिक्स जैसे मार्केटिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस को पढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इनके कई फायदे हैं। इनसे इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन बढ़ता है। ये क्लैरिटी और रिटेंशन को बढ़ाते हैं और टेक बेस्ड स्किल डेवलपमेंट को एनकरेज करते हैं। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स ऐसे एड्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी या प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ये बहुत आसान है यूज करना, ये लो कॉस्ट होते हैं और ट्रेडिशनल क्लासरूम में ये इफेक्टिव हैं। इनके एग्जांपल्स है लाइक चार्ट्स एंड डायग्राम्स। इसके थ्रू हम टाइप्स ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिखा सकते हैं। पोस्टर्स, इनके थ्रू हम बैंकिंग प्रोसीजर्स, एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स को शो कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स, इससे अकाउंटिंग टर्म्स, टेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, इलस्ट्रेशंस को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। मॉडल्स जैसे हम लेजर बुक, सैंपल्स, जीएसटी इनवॉइस एक्सेट्रा दिखा सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड्स एंड वॉल मैगजीन्स। इनके कई फायदे हैं। ये सिंपल, रीयूजेबल और कॉस्ट इफेक्टिव हैं। ये टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को बढ़ाते हैं। विजुअल लर्निंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को प्रमोट करते हैं और ये टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसमें रोल प्ले, ड्रामेटाइजेशन, स्किट्स, स्ट्रीट प्ले का यूज करके हम बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा सकते हैं। ये क्रिएटिविटी और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को एनकरेज करते हैं। इनको टॉपिक जैसे कस्टमर सर्विस, एथिक्स और मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। रोल प्लेस करा सकते हैं लाइक कॉन्वर्सेशन बिटवीन बैंक मैनेजर एंड कस्टमर, स्किट्स ऑन बिजनेस एथिक्स, कंज्यूमर राइट्स, ई कॉमर्स फ्रॉड्स, मॉक पार्लियामेंट about budget discussion and approval, street plays on financial literacy and savings। इनके कई फायदे हैं। इससे टीचिंग बहुत रोचक बनती है, लर्निंग फन बनती है। मींस लर्निंग में फन ऐड करते हैं। ये क्रिएटिव होते हैं और मेमोरेबल, जिनको स्टूडेंट्स याद करें। ये कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। ये टीम वर्क, प्रेजेंटेशन स्किल्स को एनकरेज करते हैं और ये ह्यूमन बिहेवियर को बिजनेस में समझने में यूजफुल है। इसके यूटिलाइजेशन और इंटीग्रेशन को जानते हैं। इन्हें हम लेसन प्लान्स के साथ इंटीग्रेट करें और इनको लर्नर के लेवल और कंटेंट के अकॉर्डिंग हमें अडेप्ट करना चाहिए। कई एड्स को इकट्ठे भी हम कंबाइन कर सकते हैं लाइक फ्लैश कार्ड्स एंड रोल प्ले, और इनको असेसमेंट और रेमेडियल टीचिंग में भी यूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हम करिकुलम में इन्हें किस तरह से इंटीग्रेट करें।
हमें एड्स को स्पेसिफिक यूनिट्स और लर्निंग आउटकम्स के हिसाब से चुनना चाहिए और इनको हम जोड़ सकते हैं। इनके एग्जांपल्स है लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम चार्ट्स का यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेजर मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, मार्केटिंग में हम स्किट्स करवा सकते हैं या पोस्टर बनवा सकते हैं, और जीएसटी टैक्सेशन में हम फॉर्म्स और केस स्टडीज का यूज कर सकते हैं। लेट्स नो अबाउट द रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इन कॉमर्स। को करिकुलर एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो एकेडमिक लर्निंग को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जो शैक्षणिक अधिगम को पूरक बनाती हैं, और कॉमर्स एजुकेशन में ये एक्टिविटीज बहुत ही हेल्पफुल होती हैं ताकि थियरी और प्रैक्टिस को के गैप को ब्रिज किया जा सके। ये थियरी को प्रैक्टिस से जोड़ती हैं, स्टूडेंट्स की भागीदारी को बढ़ाती हैं, एनहांस स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, और स्टूडेंट्स में एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप करने में हेल्पफुल होती हैं। आइए इनके ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं कि हमें कॉमर्स में को करिकुलर एक्टिविटीज क्यों करानी चाहिए, ताकि हम स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर सके, टू प्रमोट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, टू डेवलप लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल्स, नेतृत्व, संप्रेषण और टीम वर्क कौशल का विकास करना, टू एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल वर्ल्ड बिजनेस चैलेंजेस। आइए इनके टाइप्स को जानते हैं। ये कई तरह की होती हैं कॉमर्स में, लाइक कॉमर्स क्लब एक्टिविटीज, बिजनेस क्विजेस एंड डिबेट्स, रोल प्लेस एंड मॉक इंटरव्यूज, ट्रेड फेयर्स एंड प्रोडक्ट एग्जीबिशंस, केस स्टडी डिस्कशंस, फील्ड विजिट्स, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और बजट एंड स्टॉक मार्केट सिमुलेशंस। ये सभी एक्टिविटीज हम कॉमर्स में करा सकते हैं और ये कॉमर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। हिंदी में जानते हैं वाणिज्य क्लब की गतिविधियां, व्यापार प्रश्नोत्तरी एवं वाद विवाद, रोल प्ले और मॉक इंटरव्यू, व्यापार मेला और उत्पाद प्रदर्शनियां, केस स्टडी चर्चाएं, बैंक उद्योग स्टॉक एक्सचेंज, वित्तीय साक्षरता अभियान, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, बजट और शेयर बाजार सिमुलेशंस। आइए कॉमर्स क्लब एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं, जैसे सेमिनार, प्रेजेंटेशन और ग्रुप डिस्कशंस को ऑर्गेनाइज करना, स्पेशल डेज को सेलिब्रेट करना जैसे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, टैक्स डे एक्सेट्रा, बुलेटिन बोर्ड क्रिएट करना, वॉल मैगजीन्स विद कॉमर्स अपडेट्स, बिजनेस क्विज और डिबेट्स भी करा सकते हैं ताकि हम स्टूडेंट्स में करंट बिजनेस अफेयर्स की अवेयरनेस को बढ़ा सकें, बिल्ड क्विक थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टूडेंट्स की सोच को और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, हेल्दी कंपटीशन और टीम वर्क को एनकरेज करने के लिए हम कई रोल प्लेस करा सकते हैं और बिजनेस किट्स करा सकते हैं ताकि उनका जो रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ सके, टू सिम्युलेट रियल बिजनेस सिनेरियोस लाइक कस्टमर केयर, सेल्स एंड एथिक्स, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ताकि उनकी संप्रेषण, सहानुभूति और समस्या समाधान योग्यता या कौशल को इम्प्रूव कर सके। हम व्यापार मेला या उत्पाद प्रदर्शनियां लगा सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स के जो डिजाइन्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनको मॉक मार्केट सेटअप में बेच सके, छात्र नकली बाजार में उत्पाद बनाकर बेचें। वे जाने कि किस तरह से मूल्य निर्धारण किया जाता है, दे लर्न प्राइसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग। मूल्य निर्धारण, पैकेजिंग, विपणन और लाभ कमाना सीखें। फील्ड विजिट्स और इंडस्ट्रियल टूर्स करवाए जा सकते हैं जैसे टू बैंक्स, इंडस्ट्रीज, स्टॉक एक्सचेंजेस टू सी ऑपरेशंस ताकि वो देख सके कि किस तरह से ये सभी संचालित होते हैं। और वे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से सीखें जैसे टैली, इन्वेंट्री और कस्टमर सर्विसेज। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स चलाए जा सकते हैं जिनको हम हिंदी में वित्तीय साक्षरता अभियान कह सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स में सेविंग, बजटिंग, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की अवेयरनेस हम डेवलप कर सकें और उनमें फाइनेंशियल बिहेवियर को प्रमोट कर सके, रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल बिहेवियर को प्रमोट कर सके। इन एक्टिविटीज के कई फायदे हैं जैसे ये थियरी और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करते हैं और
ये स्टूडेंट्स में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बिल्ड करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, उनमें कॉन्फिडेंस और पब्लिक स्पीकिंग को बूस्ट करते हैं, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हैं और उनको हायर एजुकेशन और कॉमर्स रिलेटेड करियर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। आइए हम टीचर के रोल को जानते हैं। टीचर्स को एक मेंटर, प्लानर और फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना चाहिए। उनको हमेशा पढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स को अलाउ करना चाहिए कि वे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें और जहां उनको टीचर की जरूरत है वो वहीं उनको सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें मार्गदर्शक, योजनाकार और सहयोगी की भूमिका निभाना चाहिए। उनको स्टूडेंट्स को प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में गाइड करना चाहिए सो दैट दे कैन प्लान एक्टिविटीज एंड एग्जीक्यूट देम। गाइड स्टूडेंट्स इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज, लिंक एक्टिविटीज टू करिकुलम एंड रियल वर्ल्ड रेलेवेंस। गतिविधियों को पाठ्यक्रम और वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए और उनको फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए और रिफ्लेक्शन की अपॉर्चुनिटीज, जहां पर वो आत्म मूल्यांकन कर सके और जो प्रैक्टिसेस उन्होंने की है उनके बारे में सोच सके ताकि उससे वो सीख सके। लेट्स नो अबाउट द टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को जानते हैं। ये एक ऐसी सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें ये डिटरमाइन किया जाता है कि किस एक्सटेंट तक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है। ये सिर्फ परफॉर्मेंस को ही असेस नहीं करता बल्कि लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करता है। ये केवल परफॉर्मेंस का मूल्यांकन नहीं करता, ये प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस है का मूल्यांकन नहीं करता बल्कि अधिगम परिणामों में सुधार भी करता है। एजुकेशन में ये स्टूडेंट्स को डायग्नोस, मॉनिटर और उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। शिक्षा में छात्रों के अधिगम का निदान, निगरानी और सुधार करने में सहायक है। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं कि हम इवैल्यूएट क्यों करते हैं, ताकि हम स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोग्रेस को असेस कर सकें, छात्रों की अधिगम प्रगति का मूल्यांकन कर सकें, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग और इम्प्रूवमेंट को गाइड कर सके ताकि हम शिक्षण योजना और सुधार में मार्गदर्शन दे सकें और स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड कर सके। टू प्रोवाइड फीडबैक टू लर्नर्स, छात्रों को प्रतिपुष्टि प्रदान कर सके, प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि प्रदान कर सके और स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सके, करिकुलम डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स में हेल्प कर सके। टू एड इन करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स, पाठ्यक्रम विकास और सुधार में सहायता करना। आइए इवैल्यूएशन के टाइप्स को जानते हैं। सबसे पहला टाइप है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसे हिंदी में हम निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। समेटिव मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन मींस संक्षेपक मूल्यांकन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, नैदानिक मूल्यांकन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, स्थान निर्धारण मूल्यांकन। और कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीसीई कहते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आइए इन सभी टाइप्स के बारे में जानते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, सीखते समय मूल्यांकन किया जाता है और इसका मेन एम है टू इम्प्रूव लर्निंग व्हाइल इट इज हैपनिंग। अधिगम के समय मींस लर्निंग के टाइम उनके आउटकम्स को इम्प्रूव करना, उसमें सुधार करना। ये कंटिन्यूअस नेचर का है, ये सतत प्रकृति का होता है। इसके एग्जांपल्स हैं लाइक क्लास टेस्ट, क्विजेस, ओरल क्वेश्चंस, होमवर्क चेक्स। नेक्स्ट है समेटिव इवैल्यूएशन, ये लर्निंग यूनिट या कोर्स के एंड में किया जाता है और ये ओवरऑल अचीवमेंट को मेजर करता है, कुल उपलब्धि को मापता है और इसके बाद ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन दिया जाता है। मींस इसका यूज ग्रेडिंग और प्रमाणन के लिए किया जाता है। इसके एग्जांपल्स है लाइक फाइनल एग्जाम्स, टर्म एंड एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स। अब हम जानते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, जिसको हम नैदानिक मूल्यांकन कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लर्निंग डिफिकल्टीज और गैप्स को आइडेंटिफाई करना, अधिगम की कठिनाइयों और कमियों की पहचान करना और ये टीचर्स की मदद करता है रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस को प्लान करने में। शिक्षकों को उपचारात्मक शिक्षण योजना बनाने में सहायता करता है।
इसके एग्जाम्पल्स लाइक प्री टेस्ट, लर्निंग स्टाइल असेसमेंट्स एंड एरर एनालिसिस। नेक्स्ट है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, इसको हम स्थान निर्धारण मूल्यांकन कहते हैं। ये इंस्ट्रक्शन के पहले किया जाता है, पाठ्यक्रम आरंभ होने से पहले किया जाता है, ताकि हम स्टूडेंट्स के प्रायर नॉलेज, स्किल लेवल और रेडीनेस को चेक कर सकें, पूर्व ज्ञान, कौशल स्तर और तैयारी का मूल्यांकन कर सकें। इसके एग्जाम्पल्स है लाइक एंट्रेंस एग्जाम्स, बेसलाइन टेस्ट और इंटरव्यूज। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसे हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। ये सीबीएसई और एनसीएफ की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किया गया और इसका फोकस स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक दोनों ही एरियाज पर होता है। शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है और ये होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। आइए हम इवैल्यूएशन की टेक्निक्स को जानते हैं। सबसे पहली टेक्निक है रिटन टेक्निक। इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस का यूज किया जाता है, लाइक एसे टाइप क्वेश्चंस, ताकि स्टूडेंट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग का असेसमेंट किया जा सके। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ताकि क्विक और फोकस्ड असेसमेंट किया जा सके। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स मैचिंग, ताकि ज्यादा कंटेंट को कवर किया जा सके इवैल्यूएशन में। नेक्स्ट ओरल टेक्निक, जिनको हम मौखिक तकनीकें कह सकते हैं। इसका यूज हम इंटरव्यू, वाइवा, ओरल टेस्ट में करते हैं और ये लैंग्वेज स्किल्स और कम्युनिकेशन के लिए भी यूजफुल है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। इनका यूज हम एटीट्यूड, बिहेवियर और पार्टिसिपेशन को इवैल्यूएट करने के लिए करते हैं। इनके एग्जांपल्स है लाइक चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल टेक्निक्स। इनको हम कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स और वोकेशनल सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैब वर्क, प्रोजेक्ट्स, फील्ड रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट टेक्निक्स का भी हम यूज कर सकते हैं, ताकि हम सेल्फ स्टडी और रिसर्च को एनकरेज कर सकें और इसके थ्रू हम क्रिएटिविटी, एनालिटिकल और प्रेजेंटेशन स्किल्स को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो असेसमेंट। इसमें हम स्टूडेंट्स के वर्क को कलेक्ट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ये प्रोग्रेस, क्रिएटिविटी और लर्निंग जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है। आइए हम टीचर का रोल क्या है ये जानते हैं। इवैल्यूएशन में टीचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उनको एप्रोप्रिएट टूल्स और टेक्निक्स को चूज करना चाहिए और इवैल्यूएशन करते समय उन्हें निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। दे शुड एंश्योर फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी और इवैल्यूएशन के बाद उन्हें टाइमली फीडबैक देना चाहिए और रिजल्ट्स का यूज टीचिंग इंप्रूवमेंट के लिए करना चाहिए। Let's know about commerce textbooks and supplementary material. कॉमर्स टेक्स्ट बुक्स और सप्लीमेंट्री मटेरियल कॉमर्स के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कॉमर्स में स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, करिकुलम अलाइनमेंट और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं और जो वेल डिजाइन मटेरियल होता है वो स्टूडेंट के एंगेजमेंट को एनहेंस करता है और बिजनेस एजुकेशन की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। आइए लेट्स understand the meaning of commerce textbooks. Commerce textbooks is a curriculum based, systematically organized books that presents the fundamentals, concepts, theories and applications of commerce subject. ये curriculum based या पाठ्यक्रम आधारित व्यवस्थित रूप से संरचित पुस्तकें होती हैं जिसमें वाणिज्य विषय की मूल बातें, अवधारणाएं, सिद्धांत और अनुप्रयोग प्रस्तुत किए जाते हैं और इन्हें बोर्ड की गाइडलाइंस के बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है, जैसे सीबीएसई, एमपी बोर्ड, आईसीएसई एक्सेट्रा। आइए इनके ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं। टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड स्टैंडर्डाइज्ड कंटेंट एज पर द सिलेबस, पाठ्यक्रम के अनुसार सटीक और मानकीकृत सामग्री प्रदान करना। To present business and commerce concepts in a simple and logical manner. Business और commerce के concepts को simple, सरल तरीके से और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करना और students को help करना कि वे एग्जाम्स और हायर स्टडीज के लिए प्रिपेयर कर सकें और टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए रेफरेंस मटेरियल की तरह काम करना। आइए इनकी विशेषताओं को जानते हैं।
पहली विशेषता ये है कि ये करिकुलम और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अनुरूप होती हैं और इन्हें क्लियर, सिंपल और स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखा जाता है और इनमें अपडेटेड डेटा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज को शामिल किया जाता है। इनमें इलस्ट्रेशंस, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स और समरीज इंक्लूड किए जाते हैं और ये क्रिटिकल थिंकिंग, एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनकरेज करते हैं। इनमें एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस और एक्टिविटीज प्रोवाइड की जाती है ताकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर सकें। आइए सप्लीमेंट्री मटेरियल की मीनिंग को जानते हैं। दीज आर एडिशनल रिसोर्सेज यूज्ड अलोंग विद टेक्स्ट बुक्स टू एनरिच, रीइंफोर्स एंड एक्सटेंड लर्निंग। ये अतिरिक्त संसाधन होते हैं जो पाठ्य पुस्तक के साथ मिलकर लर्निंग को या अधिगम को समृद्ध, सुदृढ़ और विस्तारित करते हैं। और ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये डीपर अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को सपोर्ट करते हैं। इनके टाइप्स है जैसे वर्कबुक्स, रेफरेंस बुक्स, बिजनेस न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, केस स्टडीज, वीडियोस एंड सिमुलेशंस। आइए सप्लीमेंट्री मटेरियल्स के टाइप्स को जानते हैं कि कॉमर्स में किस तरह की सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। पहली है वर्कबुक्स और प्रैक्टिस बुक्स। इनमें एक्सरसाइजेस, अकाउंटिंग फॉर्मेट्स और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है रेफरेंस बुक्स, जैसे टीएस ग्रेवाल, ये बहुत ही फेमस रेफरेंस बुक है, पूनम गांधी, संदीप गर्ल, इनका यूज रेफरेंस के लिए किया जाता है। बिजनेस न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स का भी यूज किया जा सकता है, लाइक द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस टुडे एक्सेट्रा। डिजिटल रिसोर्सेज का यूज किया जा सकता है, लाइक ई बुक्स, कॉमर्स लर्निंग एप्लीकेशंस या एप्स और यूट्यूब वीडियोस। केस स्टडीज का यूज किया जा सकता है ताकि रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स के थ्रू स्टूडेंट्स स्किल्स को बिल्ड कर सकें। और चार्ट्स एंड फ्लैश कार्ड्स, ये क्विक रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक बिजनेस साइकिल्स, टेक्स्ट स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि अपडेटेड और प्रैक्टिकल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेस ट्रेंड्स के बारे में और ये स्टूडेंट्स में एनालिटिकल, इंटरप्रेटिव और प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं और स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से एक्सपोज करते हैं। मीन्स ये बताते हैं कि किस तरह से कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड मीन्स वास्तविक जीवन में हम उपयोग कर सकते हैं और ये टीचर्स की मदद करते हैं ताकि वो इंटरैक्टिव और इनोवेटिव लेसन्स को डिजाइन कर सके। आइए हम जानते हैं कि टीचर का क्या रोल है टेक्स्ट बुक्स और मटेरियल को यूज करने में। उनको अप्रोप्रिएट और स्टूडेंट लेवल को कंसिडर करके इनको सिलेक्ट करना चाहिए। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट एंड स्टूडेंट लेवल रिसोर्सेज और ब्लेंडेड अप्रोच का यूज करना चाहिए जिसमें वो टेक्स्ट बुक को रियल लाइफ एग्जाम्पल से कंबाइन कर सके। यूज अ ब्लेंडेड अप्रोच टू कंबाइन टेक्स्ट बुक टीचिंग विथ मल्टीमीडिया एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। और एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशंस और प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करना चाहिए और स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए जिससे वे बिजनेस न्यूज, केस स्टडीज को एक्सप्लोर कर सकें। आइए इनके लिमिटेशंस को जानते हैं। कुछ टेक्स्ट बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें थियरी ज्यादा होती है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कम होता है। सप्लीमेंट्री मटेरियल कई बार कॉस्टली होता है या अनअवेलेबल होता है, आसानी से मिलता नहीं है। डिजिटल डिवाइड लिमिट्स एक्सेस इन सम एरियाज, कुछ क्षेत्रों में जो डिजिटल रिसोर्सेज हैं वो पहुंच नहीं पाते। ओवर रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक में लीड टू रोट लर्निंग, यदि हम टेक्स्ट बुक्स पर ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं तो वो रटंत प्रणाली को प्रमोट करते हैं। आइए कुछ सजेशंस को जानते हैं जिससे हम इनका इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। पहला है हमें इंटरैक्टिव टूल्स को यूज करना चाहिए, लाइक वीडियोस, क्विजेस और सिमुलेशंस। रेगुलरली अपडेटेड कंटेंट को यूज करना चाहिए विथ करंट बिजनेस डेवलपमेंट्स। स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए जिससे वो प्रोजेक्ट्स, डिबेट्स और केस एनालिसिस को लीड कर सके। और टीचर्स को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जिससे वे टीचिंग में मॉडर्न यूज कर सके इन सब का। सो इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक्स लर्निंग का फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सप्लीमेंट्री मटेरियल डेप्थ, अंडरस्टैंडिंग और एंगेजमेंट को एनहेंस करते हैं और दोनों का यदि हम बैलेंस्ड यूज करें तो टीचिंग इफेक्टिव होती है, टीचिंग और लर्निंग इफेक्टिव होती है। Let's know about the qualification, qualities and professional growth of a commerce teacher. कॉमर्स एजुकेशन के लिए स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड टीचर्स की जरूरत होती है।
एक कॉमर्स टीचर में कई क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एंड पर्सनल क्वालिटीज एंड कमिटमेंट टू कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक और व्यक्तिगत गुण, निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए प्रतिबद्धता। एक टीचर का रोल सिर्फ नॉलेज इम्पार्ट करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, अकाउंटेंट्स और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को भी शेप करना है। आइए हम कॉमर्स टीचर की क्वालिफिकेशंस के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहले हम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। एक कॉमर्स टीचर को कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके पास बैचलर्स डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए और मास्टर्स डिग्री भी कॉमर्स में होना चाहिए फॉर हायर सेकेंडरी लेवल्स, और उन्हें सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और मार्केटिंग। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में बीएड कंपलसरी है विद कॉमर्स मेथोडोलॉजी, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल की टीचिंग के लिए नेट, सेट, स्लेट, एमएड और पीएचडी प्रिफर्ड है। And they should be familiar with modern pedagogy, educational technology and curriculum development. आधुनिक शिक्षण विधियों, शैक्षणिक तकनीक और पाठ्यक्रम विकास का ज्ञान होना चाहिए। Now let's know the personal qualities. व्यक्तिगत गुण क्या होने चाहिए? कॉमर्स टीचर को एंथुसियास्टिक और पैशनेट होना चाहिए, मीन्स उत्साही और जुनून से भरपूर होना चाहिए। वे ईमानदार, नैतिक और धैर्यशील हों। एंड दे शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छे संप्रेषण कौशल हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। अब हम प्रोफेशनल क्वालिटीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहली प्रोफेशनल क्वालिटी है कि उनको उनके सब्जेक्ट पर मास्टरी होनी चाहिए। दे शुड हैव मास्टरी ओवर देयर ओन सब्जेक्ट एंड दे शुड बी अपडेटेड विद बिजनेस ट्रेंड्स, पॉलिसीज एंड कॉमर्स लॉज। उनको व्यापार प्रवृत्तियों, नीतियों और वाणिज्यिक कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। एंड दे शुड बी स्किल्ड इन लेसन प्लानिंग, इवैल्यूएशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। उनको पाठ्य योजना बनाना, मूल्यांकन करना और कक्षा प्रबंधन आना चाहिए, और वे टीचिंग एड्स, आईसीटी, केस स्टडीज और सिमुलेशंस को यूज करने में सक्षम होने चाहिए कि किस तरह से उनको टीचिंग एड्स को यूज करना है। और उनमें ये योग्यता होनी चाहिए कि वे थियोरी को रियल वर्ल्ड बिजनेस एप्लीकेशन से रिलेट कर सके। नाउ लेट्स नो द इंटरपर्सनल क्वालिटीज कि किस तरह से वो दूसरों से रिलेट करेंगे। उनके अंदर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और पीयर्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और कोलैबोरेटिव लर्निंग और स्टूडेंट एंगेजमेंट को एनकरेज किस तरह से करते हैं उनको आना चाहिए। और स्टूडेंट्स की कई नीड्स होती हैं, हर स्टूडेंट की अलग नीड होती है, तो उस नीड के हिसाब से टीचिंग को एडजस्ट करना आना चाहिए। नाउ लेट्स नो इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज। बौद्धिक गुण क्या क्या होने चाहिए? दे शुड हैव एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच, और टीचिंग स्ट्रेटजीज में इनोवेटिव और क्रिएटिव हो कि किस तरह से वो जो मेथड्स हैं उनको उनमें इनोवेशन ला सकते हैं। They should be open to new ideas, reflective and research oriented. नए विचारों के लिए खुले, आत्मचिंतनशील और अनुसंधान उन्मुख होने चाहिए। Now let's know the professional growth of a commerce teacher. कॉमर्स एक डायनामिक और इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, और टीचर्स को इसे पढ़ाने के लिए अपडेटेड रहना चाहिए ताकि वो इफेक्टिव, रेलेवेंट और कॉम्पिटिटिव टीचिंग दे सकें। आइए जानते हैं किस तरह से टीचर्स अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ लाइक वर्कशॉप्स, वेबिनार्स एंड सेमिनार्स। ये अटेंड कर सकते हैं ताकि वो खुद को अपडेटेड रख सके। ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर कोर्सेस अटेंड कर सकते हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मूक्स एंड ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस, एक्शन रिसर्च एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड मेंबर्स इन प्रोफेशनल बॉडीज। ये मेंबर्स वो व्यावसायिक संस्थाओं में बन सकते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग स्ट्रेटजीज में उन्हें बिजनेस न्यूज़पेपर, जर्नल्स और फाइनेंस मैगजीन्स को पढ़ना चाहिए, और उनको केस कॉम्पिटिशन्स, कॉमर्स एग्जीबिशंस और एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट को अटेंड करना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज, बजट, टैक्सेशन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और नए टीचिंग मटेरियल्स और टूल्स को डेवलप करना चाहिए।
So friends, we have discussed about the qualification, qualities and professional growth of a commerce teacher. Learners, इस वीडियो में हम लेसन प्लानिंग के मीनिंग, स्टेप्स, इम्पोर्टेंस और फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके सिंपल मीनिंग को जानते हैं। लेसन प्लानिंग इज द प्लानिंग ऑफ लेसन। इसको हिंदी में हम पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना का अर्थ है पाठ की योजना बनाना। पाठ के मुख्य 5 कंपोनेंट्स होते हैं, मींस लेसन के मेन 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट मैटर, मेथड, प्रोसीजर एंड इवैल्यूएशन। इन सभी को प्लान करना लेसन प्लानिंग कहलाता है। बाइंडिंग एंड बाइंडिंग के वर्ड्स में डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, selecting and arranging the subject matter, determining the method, procedure and evaluation। इन सभी को प्लान करना लेसन प्लानिंग कहलाता है। एक और मीनिंग है, एक ऐसी डिटेल्ड गाइड है जो ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचिंग मेथड, असेसमेंट स्ट्रेटजीज और मटेरियल को आउटलाइन करता है। अब हम इनके स्टेप्स को जानते हैं कि एक लेसन प्लान को डेवलप करने के कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना कि बच्चे पाठ के अंत तक क्या सीख सकेंगे, और उन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर हम असेसमेंट को अलाइन करते हैं कि हम उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से असेस करेंगे कि बच्चे वाकई सीख रहे हैं कि नहीं। तीसरा स्टेप है मेथड्स और स्ट्रेटजीज को चूज करना, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाना ताकि बच्चे सरलता से सीख सकें या उनकी जो लर्निंग है वो फैसिलिटेट हो सके, और जो लेसन है उसकी एक्टिविटीज को सीक्वेंस करना कि आप किस समय पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेंगे, टॉपिक को डिफाइन करेंगे या स्टेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इन सभी को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना और क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। ये इंस्ट्रक्शंस भी हमें पहले से प्लान करने होंगे। और क्लासरूम मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना कि आप क्लास को किस तरह से मैनेज करेंगे या सभी लर्नर्स को किस तरह से एंगेज करेंगे जिससे क्लासरूम मैनेज्ड रहे, और लास्ट में आप लर्निंग पर किस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे कि बच्चों ने किस तरह से सीखा, क्या कमियां रह गई और नेक्स्ट लेसन में आप कौन सी बातों को ध्यान रखेंगे। इन सभी को मैंने डिटेल में स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने में हम ये डिफाइन करते हैं कि बच्चे क्या जानेंगे या क्या समझेंगे पाठ के अंत तक, और ऑब्जेक्टिव्स को हम करिकुलम स्टैंडर्ड्स और लर्निंग आउटकम के साथ अलाइन करते हैं। उसके बाद हम असेसमेंट को अलाइन करते हैं कि बच्चों की लर्निंग को या लर्नर्स की लर्निंग को किस तरह से असेस किया जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू या समेटिव असेसमेंट के थ्रू। असेसमेंट रिफ्लेक्ट करते हैं लर्निंग आउटकम्स को, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एक्सेट्रा। अब हम एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज को चूज करते हैं कि हम किस मेथड को यूज करें ताकि हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, लाइक ग्रुप डिस्कशन, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, केस स्टडी, रोल प्ले, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, थिंक पेयर शेयर एक्सेट्रा। इन सभी एक्टिविटीज को हमें चूज करना होता है ताकि हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। उसके बाद हम उन रिसोर्सेस, मल्टीमीडिया या टूल्स को कलेक्ट करते हैं जो हमें लर्निंग एक्टिविटीज में जरूरी हैं, और हम एंश्योर कर सके कि हम सभी बच्चों की नीड को केटर कर सके। अब जो मेथड्स हैं उनको हम किस बेसिस पर चूज करें, हमें ये देखना होगा कि जो हम कंटेंट प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसमें किस तरह का नॉलेज है। लाइक नॉलेज जो है वो 4 तरह का होता है, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल और मेटाकॉग्निटिव। ये टाइप ऑफ नॉलेज बताता है कि हमें किस तरह का मेथड को चूज करना चाहिए। लाइक फैक्चुअल जो नॉलेज होता है उसके एग्जांपल्स है लाइक डेट, डेफिनेशन, फॉर्मूलाज। ये चेंज नहीं होता, ये कहीं ना कहीं पास्ट में ऑकर हुआ होता है। इसके लिए हम लेक्चर, ड्रिल, प्रैक्टिस या मल्टीमीडिया मेथड्स का यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में थियरीज, कैटेगरीज या मॉडल्स आते हैं। ये जनरल नॉलेज होता है जो हम ह्यूमन बींग्स ने जनरेट किया होता है किसी नेचर के फिनोमेना या फिर कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। इसको पढ़ाने के लिए हम डिस्कशन, कॉन्सेप्ट मैपिंग, इंक्वायरी मेथड्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजरल नॉलेज। ये एक ऐसा नॉलेज होता है जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी
परफॉर्म होती है, और तभी हम इसको समझ पाते हैं। लाइक हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन, कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा। इसके लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट मेथड का यूज करते हैं। लास्ट है मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। इट इज लाइक थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मीन्स किसी ने कुछ विचार कहे हैं, विचार एक्सप्रेस किए, हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि उसकी थिंकिंग किस तरह की होगी। मीन्स वी आर थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, किसी विचार के ऊपर विचार करना। लाइक प्लानिंग अ स्टडी शेड्यूल, सेल्फ मॉनिटरिंग एक्सेट्रा। इसके लिए हम थिंकिंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज या मेथड्स चूज कर सकते हैं, लाइक रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, थिंक पेयर शेयर, सेल्फ असेसमेंट एक्सेट्रा। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम किस तरह के नॉलेज को स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। पहले हमें वो डिफाइन करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम मेथड्स को चूज करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए किस मेथड का यूज करें। सो मेथड्स का सिलेक्शन नॉलेज के टाइप पर बेस्ड होता है। सो ये एडिशनल स्लाइड मैंने ऐड की है ताकि आप इस चीज को भी समझ सकें। उसके बाद हम एक्टिविटीज को सीक्वेंस करते हैं कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में हम किस क्रम में जाएंगे, या हम लॉजिकली डिसाइड करते हैं एक्टिविटीज के सीक्वेंस को। और नेक्स्ट है हम इंस्ट्रक्शंस को डिसाइड करते हैं कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज में हम किस तरह की इंस्ट्रक्शंस लर्नर को देंगे ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन उनमें नहीं हो। और हम क्लासरूम मैनेजमेंट की कुछ जो टेक्निक्स हैं उनका यूज करेंगे। हम पोटेंशियल चैलेंजेस का अनुमान पहले से लगाते हैं कि क्लास में किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजीज को प्लान करते हैं ताकि हम क्लास को मैनेज कर सके, स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सके और उनको टाइमली फीडबैक प्रोवाइड कर सके। लास्ट में हम लर्निंग के ऊपर रिफ्लेक्शन के लिए कुछ टाइम एलोकेट करते हैं कि स्टूडेंट्स जो लर्निंग एक्सपीरियंस एक्वायर करेंगे उस पर किस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे, और इस पर हम डिस्कशन भी करवा सकते हैं जो उन्होंने इंसाइट्स गेन किए हैं उसके ऊपर। अब हम जानते हैं लेसन प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, पाठ योजना का क्या महत्व है। यदि हम पाठ की योजना बनाते हैं उससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमें क्लियर होते हैं, मींस इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली। ये टीचर्स की मदद करते हैं ताकि वे लर्नर्स क्या अचीव करेंगे उस पर फोकस कर सके। इससे टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड होती है। इसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि हम एक लॉजिकल और सिस्टमैटिक वे में कंटेंट को डिलीवर करें। नेक्स्ट है, इससे हम टाइम का इफेक्टिव यूज कर पाते हैं। ये टाइम वेस्टेज को अवॉइड करती है और टीचिंग को फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड बनाती है। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स। जब हम लेसन प्लानिंग प्रॉपरली करते हैं तो हम सही मेथड्स को चूज करते हैं जो टॉपिक के लिए सूटेबल हो और लर्नर्स के लिए भी सूटेबल हो। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। जब हम प्रॉपरली लेसन को प्लान करेंगे इससे क्लासरूम में टीचर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एंगेज्ड रहते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में एंगेज्ड रहें और लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। ये असेसमेंट में भी हेल्प करता है। जब हम प्रॉपरली लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन करेंगे और प्रॉपर असेसमेंट टूल्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम प्रॉपरली लर्निंग आउटकम्स को मेजर कर पाते हैं। ये असेसमेंट में मदद करता है। ये लर्निंग या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करता है, मींस हर बच्चे की नीड अलग होती है और जब टीचर प्रॉपरली लेसन प्लान बनाते हैं तो वो हर तरह की लर्नर्स की जो नीड है उसको केटर कर पाते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग एड्स। टीचर्स एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स को इंटीग्रेट कर पाते हैं। टीचर्स प्रॉपरली टीचिंग लर्निंग मटेरियल को प्लान करते हैं और उसका इफेक्टिव यूज कर पाते हैं लेसन प्लानिंग के थ्रू, और ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग को सपोर्ट करते हैं। जब टीचर प्रॉपरली लेसन बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो देख पाएंगे कि वो किस हद तक लेसन को प्लानिंग के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर पाए और कहाँ इम्प्रूवमेंट के अपॉर्चुनिटीज हैं। So these are the importance of lesson planning. पहला है clarity of objectives, organized teaching, effective use of time, appropriate teaching methods, confidence building, ensure student engagement, help in assessment, cater to individual differences, integration of teaching aids and supports reflective teaching. अब आपकी
आसानी के लिए मैंने इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान, कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो टाइटल ऑफ द लेसन, ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल विच वी नीड इन प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक, लाइक हम इसमें रिसोर्सेस और टूल्स की लिस्ट को यूज कर सकते हैं जहां जरूरी हो, इंट्रोडक्शन को प्लान करते हैं, मेन एक्टिविटीज को प्लान करते हैं, जनरलाइज करते हैं, असेस करते हैं, क्लोजर और असाइनमेंट, लास्ट में हम होमवर्क क्या देंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये प्लान करते हैं कि हम किस तरह से टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे यूजिंग देयर प्रायर नॉलेज, उनके पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके किस तरह से हम उनको टॉपिक तक लेकर आएंगे। और उसके बाद हम मेन एक्टिविटीज को प्लान करते हैं कि हम किस तरह से टीचिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करेंगे हम और कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन, या स्टूडेंट्स प्रिंसिपल्स और रूल्स को फॉर्मुलेट करते हैं जिनको वो रियल लाइफ सिचुएशंस में इंप्लीमेंट कर सके या यूज कर सके। असेसमेंट, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द एक्टिविटीज और समेटिव असेसमेंट की प्लानिंग करते हैं। क्लोजर में हम की कॉन्सेप्ट्स का रिकैप प्रेजेंट करते हैं, ये बच्चों से भी करवा सकते हैं और लर्निंग पर रिफ्लेक्ट करते हैं। लास्ट में हम कुछ होम असाइनमेंट स्टूडेंट्स को देते हैं। ऑप्शनल एक्टिविटी है, ऑप्शनल एक्टिविटी और असाइनमेंट फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन, और क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस भी दे सकते हैं ताकि वो अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस पर रिफ्लेक्ट कर सके। अब मैं एक फॉर्मेट आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में फॉर्मेट भी बनाने को कहा जाता है। सो एक लेसन प्लान का फॉर्मेट है, आप इस तरह से आंसर शीट में आप बना सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन इस तरह से आप बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन, जनरलाइजेशन, रिकैपिचुलेशन एंड होमवर्क। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। हेलो लर्नर्स, इस वीडियो के द्वारा हम लेक्चर मेथड के बारे में जानेंगे। इसे हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। यह सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक सूटेबल मेथड है, स्पेशली तब जब हमें कोई न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना हो या इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली डिलीवर करना हो। यह एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है जहां पर इंफॉर्मेशन को वर्बली प्रेजेंट किया जाता है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, ऑब्जेक्टिव्स को इंट्रोड्यूस करना और की कॉन्सेप्ट से स्टूडेंट्स को परिचय करवाना। अब हम इसके स्टेप्स को जानते हैं कि लेक्चर मेथड को यूज करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना और स्टूडेंट्स को ग्रीट करना। इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं किसी टॉपिक को मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करना होता है, जैसे स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट अ वाटर साइकिल। उसके बाद हम की कॉन्सेप्ट्स या स्किल्स को कवर करके एक ब्रीफ ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं, एसेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, डेफिनीशन और बैकग्राउंड नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं लेक्चर फॉर्मेट को यूज करते हुए। इस लेक्चर को हम विजुअल एड्स जैसे स्लाइड्स और डायग्राम से भी सप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट लेसन में या टॉपिक में बना रहे। आइए अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। मान लीजिए हमें वाटर साइकिल टॉपिक पढ़ाना है, तो हमें लेसन को इंट्रोड्यूस करना होगा कि और वाटर साइकिल से रिलेटेड की टर्म जैसे इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और कलेक्शन को हमें प्रेजेंट करना होगा। मैं फिर से दोहराती हूँ, वाटर साइकिल को पढ़ाने के लिए हम वाटर साइकिल टॉपिक को स्टेट करेंगे, इसके बारे में बताएंगे और इससे रिलेटेड की टर्म्स जैसे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और कलेक्शन से रिलेटेड कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे या इन सभी की टर्म्स को हम समझाएंगे। इस बीच में हम वाटर साइकिल का डायग्राम भी बोर्ड पर डिस्प्ले कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन को विजुअली सपोर्ट करने के लिए स्लाइड प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। सो आई होप आप लेक्चर मेथड के मीनिंग को, इसके ऑब्जेक्टिव्स को
इसके स्टेप्स को और एग्जाम्पल को समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन बेस्ड लर्निंग या डिस्कशन मेथड के बारे में जानेंगे। यह सोशल साइंस, लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश और हिंदी एंड इवन साइंस में भी यूज किया जाता है। किसी स्पेसिफिक टॉपिक या इश्यूज पर डिस्कशन करवाने से बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ता है और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी एनहेंस होती है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके स्टेप्स को जानेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करना और किसी टॉपिक को एक्सप्लोर करना। इसके मेन स्टेप है, सबसे पहले टीचर एक ओपन एंडेड क्वेश्चन जो टॉपिक से रिलेटेड हो उसको पोस्ट करता है या स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करता है। उसका एक ओवरव्यू भी टीचर देता है। यहाँ आप कोई डेमोन्स्ट्रेशन भी करा सकते हैं। उसके बाद टीचर स्टूडेंट्स को अपने विचारों को या अपने थॉट्स को और पर्सपेक्टिव को शेयर करने के लिए एनकरेज करता है, जिससे क्लास डिस्कशन फैसिलिटेट हो सके। उनके डिस्कशन को गाइड करने के लिए टीचर की लर्निंग पॉइंट्स भी डिस्कस कर सकता है और उनके जो थॉट्स हैं उनको भी वो सुनता है। लास्ट में टीचर उनके पर्सपेक्टिव या उनके थॉट्स को समराइज करता है या उनके डिस्कशन को लर्निंग ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट करते हुए समराइज करता है। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल को जानते हैं। मान लीजिए हम टॉपिक वाटर साइकिल पढ़ा रहे हैं, तो उनके सामने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन रखा जा सकता है, जैसे व्हाई द वाटर साइकिल इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अब टीचर स्टूडेंट्स के सामने यह जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो प्रेजेंट करेगा और स्टूडेंट्स से स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कस करने के लिए कहेगा। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वे अपने आइडियाज को ग्रुप्स में शेयर करेंगे और उसके बाद वह पूरी क्लास के सामने अपने आइडियाज को प्रेजेंट करेंगे कि कैसे वाटर साइकिल हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जैसे इकोसिस्टम के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन लाइफ के लिए। लास्ट में टीचर को उनके आइडियाज को लर्निंग ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट करते हुए समराइज करना होता है। सो थैंक यू सो मच। In through this video we have known about the discussion method. It is also known as discussion based learning. हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में जानेंगे। यह मैथमेटिक्स, साइंस और इवन सोशल साइंस में भी यूज किया जा सकता है। इसमें स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कोलैबोरेटली सॉल्व करना सीखते हैं और वह जो नॉलेज उन्होंने एक्वायर किया है उसको सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई भी करते हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स और स्टेप्स को जानेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू अप्लाई नॉलेज टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नॉलेज को अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स को एनकरेज करना। अब हम इसके स्टेप्स को जानते हैं। सबसे पहला स्टेप है, टीचर टॉपिक से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करेगा या करेगी। उसके बाद स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करेगी या करेगा, सो दैट दे कैन डिस्कस ऑन दैट टॉपिक एंड डेवलप सॉल्यूशन। उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें और सॉल्यूशंस को डेवलप करें। और टीचर स्टूडेंट्स को अलाउ करेगा कि वह टॉपिक के ऊपर इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोर और कोलैबोरेट करें। जहां टीचर को लगता है कि स्टूडेंट्स को गाइडेंस की जरूरत है, वो वहां पर गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। अब टीचर हर ग्रुप से कहेगा कि वह आकर सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करे। हर ग्रुप आके सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करेगा। उसके बाद वेरियस अप्रोचेस के ऊपर क्लास डिस्कशन करवाया जा सकता है। अब हम इस अप्रोच को या इस मेथड को एक एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं। मान लीजिए आपने एक टॉपिक वाटर साइकिल पढ़ाया है, तो आप उनको एक प्रॉब्लम दे सकते हैं, जैसे a local lake is drying up and students are tasked with figuring out how this might affect the water cycle in the area. आप स्टूडेंट से कह सकते हैं उनके स्थानीय
जो समुदाय है, जो उनके आसपास कोई तालाब है वो सूख रहा है, और स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना है कि इससे उस लोकल एरिया के वाटर साइकिल पर क्या प्रभाव होगा। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो ग्रुप में इस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करेंगे और उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, जैसे वाटर कंजर्वेशन, रीफॉरेस्ट्रेशन, और अपने फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करेंगे, ग्रुप वाइज अपने फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करेंगे। So learners, in this video we have known the meaning of problem solving method, its objectives and its steps, and also we have understood one example also. Thank you so much. Hello friends, इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड के बारे में जानेंगे। इसे सभी सब्जेक्ट्स में इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है, और स्पेशली जहां वेरियस डिसिप्लिन्स को इंटीग्रेट करना हो वहां प्रोजेक्ट मेथड बेस्ट है। इसमें स्टूडेंट्स किसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, प्रॉब्लम या चैलेंज के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं और सॉल्यूशंस को डेवलप करते हैं, या फिर वो प्रोडक्ट भी डेवलप करते हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ अ टॉपिक ओवर टाइम, इंटीग्रेटिंग मल्टीपल डिसिप्लिन्स। वेरियस डिसिप्लिन्स या सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करते हुए किसी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन को एनकरेज करना। इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप है किसी प्रोजेक्ट और उसके ऑब्जेक्टिव्स को इंट्रोड्यूस करना, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, डिलीवरेबल्स और असेसमेंट क्राइटेरिया आउटलाइन करना। प्रोजेक्ट टाइमलाइन का मतलब है कि वह प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग कितना समय लगेगा। डिलीवरेबल्स का मतलब है कि स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग प्रोग्रेस को किस माध्यम से वो डॉक्यूमेंट करेंगे, और असेसमेंट क्राइटेरिया मींस कि किस तरह से स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा। उसके बाद ये सभी चीजें आउटलाइन या डिफाइन करने के बाद स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली या ग्रुप में वर्क करने के लिए अलाउ किया जाता है, और जहां उनको जरूरी है वहां पर ऑनगोइंग सपोर्ट या रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं, और कुछ चेक पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सके और उनको फीडबैक प्रोवाइड किया जा सके। लास्ट में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन और लर्निंग प्रोसेस पर रिफ्लेक्शन के साथ प्रोजेक्ट को कंक्लूड किया जाता है। आइए अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओवर सेवरल वीक्स स्टूडेंट्स वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर दे डिजाइन अ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्लान फॉर देयर स्कूल। स्टूडेंट्स अपने स्कूल के लिए सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्लान डिजाइन करेंगे। यहाँ पर उनको इन पॉइंट्स को मेनली कंसिडर करना है कि कैसे वाटर कंजर्व किया जाएगा, और स्टॉर्म वाटर रन ऑफ को कैसे मैनेज किया जाएगा, और प्लान में वाटर साइकिल कैसे इनकॉर्पोरेट की जाएगी। प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन के साथ कंक्लूड किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के मीनिंग को, यूसेस को, ऑब्जेक्टिव्स को और स्टेप्स को जाना। हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको और अच्छे से समझा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में जानेंगे। सो लेट्स नो, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड is a teaching technique where the teacher shows students how to do a task or activity while explaining each step. ये एक ऐसी टीचिंग टेक्निक है जहां टीचर किसी टास्क या एक्टिविटी को शो करता है या शो करती है, along with explaining each step. हर स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए किसी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है टीचर ये प्रेजेंट करती है या शो करती है। ये मेथड बहुत ही इफेक्टिव मेथड है जहां कोई फिजिकल या प्रोसीजरल स्किल इन्वॉल्व हो,
This method is particularly effective for subjects where physical or procedural skills are involved. Now let's know its objective. इसका main objective है to show students how to perform a specific task or understand a concept through demonstration. इसका main objective है students को किसी स्पेसिफिक टास्क को कैसे परफॉर्म करना है ये शो करना, या डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कॉन्सेप्ट की समझ को डेवलप करना. अब इसके स्टेप्स को हम जानते हैं. इसका पहला स्टेप है वो सभी मटेरियल को तैयार करना जो आप डेमोन्स्ट्रेशन में यूज करने वाले हैं, या टू प्रिपेयर मटेरियल्स एंड एंश्योर ऑल स्टूडेंट्स कैन सी द डेमोन्स्ट्रेशन. इस तरह से मटेरियल को प्लेस करना ताकि सभी स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन को देख सकें. नेक्स्ट स्टेप इज परफॉर्म द टास्क और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप हाईलाइटिंग क्रिटिकल पॉइंट्स. दूसरा स्टेप है टास्क या डेमोन्स्ट्रेशन को परफॉर्म करना, एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करना या एक एक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना, और क्रिटिकल पॉइंट्स को हाईलाइट करना. मतलब एक्सप्लेन ऐसे करना जिसमें आप क्रिटिकल पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकें, और जहां जरूरी है वहां पर रुक जाना. पॉज टू एक्सप्लेन डिफिकल्ट स्टेप्स, आंसर क्वेश्चंस एंड एंश्योर अंडरस्टैंडिंग. डिफिकल्ट स्टेप्स को एक्सप्लेन करते समय पॉज लेना, क्वेश्चंस को आंसर करना और उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना. लास्ट में डेमोन्स्ट्रेशन को समराइज करना और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ लिंक करना. लास्ट स्टेप इज व्हाट? समराइज द डेमोन्स्ट्रेशन एंड लिंक इट टू द लेसन ऑब्जेक्टिव्स. अब हम जानते हैं हाउ द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वर्क्स. सबसे पहले टीचर पर्पस और रेलेवेंस को एक्सप्लेन करता है कि डेमोन्स्ट्रेशन क्यों किया जा रहा है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है. उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन. द टीचर गैदर्स ऑल नेसेसरी मटेरियल्स, टूल्स और इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन. टीचर उन सभी सामग्री, टूल्स या इक्विपमेंट्स को गैदर करता है या इकट्ठा करता है जिसको वह डेमोन्स्ट्रेशन में यूज करने वाला है या वाली है. और डेमोन्स्ट्रेशन स्पेस भी तैयार किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स देख सकें और डेमोन्स्ट्रेशन को क्लियरली सुन सकें. नेक्स्ट स्टेप इज एग्जीक्यूशन. यहाँ टीचर डेमोन्स्ट्रेशन को परफॉर्म करता है. डेमोन्स्ट्रेशन को या टास्क को स्टेप बाय स्टेप क्लियर और कंसाइज वे में एक्सप्लेन करता है या डेमोन्स्ट्रेशन को परफॉर्म करता है. की कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स आर हाईलाइटेड ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन. प्रदर्शन में या डेमोन्स्ट्रेशन में की कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स को हाईलाइट किया जाता है. और टीचर डिफिकल्ट स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए पॉज ले सकता है या स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए पॉज ले सकता है. नेक्स्ट स्टेप इज गाइडेड प्रैक्टिस. यहाँ स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन के बाद टीचर डेमोन्स्ट्रेशन के बाद स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है या कर सकती है जिसमें टीचर के सुपरविजन में स्टूडेंट्स डेमो को प्रैक्टिस कर सकें, या स्टूडेंट्स जो टास्क परफॉर्म किया गया है उसको एक बार अंडर द सुपरविजन प्रैक्टिस कर सकें. टीचर फीडबैक प्रोवाइड करता है या स्टूडेंट्स को एडिशनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है जहां जरूरी हो. लास्ट में असेसमेंट और रिफ्लेक्शन किया जाता है. टीचर स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और इंडिपेंडेंटली एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क को असेस करता है. मतलब कि स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली उस पर्टिकुलर टास्क को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसको भी टीचर असेस करते हैं. एंड एट लास्ट अ डिस्कशन और रिफ्लेक्शन सेशन कैन बी हेल्ड टू रीइंफोर्स लर्निंग एंड एड्रेस एनी रिमेनिंग क्वेश्चन.
लास्ट में एक चिंतन सत्र या रिफ्लेक्टिव सेशन किया जा सकता है जिसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग को रीइंफोर्स किया जा सके और उनके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका आंसर किया जा सके. सो through this video we have understood the demonstration method. We have known its meaning, its objectives, its steps. Thank you so much.